नमस्कार। डिबेट आज तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। हमारी कोशिश होती है कि इस डिबेट में हमारे रीजन की, हमारे स्टेट की, हमारे देश की और अंतर्राष्ट्रीय बात की जाए। उसी समय के अनुसार हम अपने अतिथि को यहाँ बुलाते हैं और उनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं। आज हमारे बीच हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर जी और इनसे हम जानना चाहेंगे इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी हुई है। इस वक्त यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है, जब ये वार शुरू हुआ था तो यही लग रहा था कि 24 घंटे चलेगा, फिर आया कि एक हफ्ता चलेगा, 15 दिन चलेगा, महीना चलेगा। अब तो पता ही नहीं चल रहा ये वार कब खत्म होगा, कब नहीं होगा। पूरा विश्व इसको देख रहा है। अब स्थिति ये बन गई है कि रशिया ने न्यूक्लियर थ्रेट दिया है, वो किसी समय भी वार कर सकता है और उसके साथ बाकी देशों के साथ साथ हमारे भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस बात की आप जानकारी लेते हैं ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है यूक्रेन रशिया वार की, जैसा हमने पहले ही कहा, लग नहीं रहा था इतना खींचेगा। और उसके बाद फिर रशिया के साथ क्या हुआ, यूक्रेन कहाँ की तबाही होगी, उसकी स्थिति क्या पड़ी वहाँ पे, वो सारी बातें आपने पहले भी प्रोग्राम में बताई थी। लेकिन अब जो न्यूक्लियर वार की थ्रेट कर रहा है, क्योंकि रशिया की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है इस वार में। एक समय इतना बीत गया ना, समय जाता है बीतता जाता है, आर्मी उसकी सेना बहुत मारी गई है, प्राइवेट सेना उसको धोखा दे के चली गई है। और अब ये न्यूक्लियर वार की जो धमकी दे रहा है, उससे हमारे देश के ऊपर भी क्या असर पड़ेगा, बाकी इंटरनेशनल क्या पोजीशन होगी। देखिए, पहले जो अभी आज की स्थिति ये है कि जो यूक्रेन है उसकी सपोर्ट नेटो पूरी कर रहा है। अभी फिनलैंड और स्वीडन, 2 कंट्रीज़ और नेटो में शामिल हो गए हैं। और इसकी इम्प्लीकेशन ये है, एक तो रशिया का जो बॉर्डर है फिनलैंड के साथ करीबन 1100 किलोमीटर या 1170 किलोमीटर है, वो फ्रंट और बढ़ गया है। तो फिनलैंड में और नेटो वेपन्स की डिप्लॉयमेंट होगी और स्वीडन में भी होगी। और इसमें एक तो आर्कटिक सर्कल वाली जो डिप्लॉयमेंट है, वो जो फ्रंट है, वहाँ पे रशिया को बहुत नुकसान होगा। इसलिए रशिया ने वहाँ पे अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल सरमद, बलूगा, इस्कंदर, किंजहाल, यार्स, ऐसी मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट वहाँ करी है, अपनी एडिशनल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करी है। और नीचे ये जो बाल्टिक सी कॉरिडोर था, जो रशिया के पास एक ही तरीका है अपना मेडिटेरेनियन में जाने का, करेक्शन, नॉट मेडिटेरेनियन इज डिफरेंट, नॉर्थ अटलांटिक में जाने का, तो वो अभी दोनों साइड पे उसको नेटो कंट्रीज आ गए हैं। एक साइड पे सारे बाल्टिक सीज हैं, बीच में कैलिनिनग्राड की एक छोटी सी उसकी एक पॉकेट है जहाँ पे उसके न्यूक्लियर आर्सेनल तैनात हैं, प्लस उसके बाद में नीचे बाकी यूरोपियन कंट्रीज आते हैं और ऊपर ये स्कैंडिनेवियन कंट्री आते हैं। अब ये जो पूरा कॉरिडोर है जहाँ पे आज तक रशिया की कमर्शियल शिपिंग या वॉरशिप्स खुल के ऑपरेट करते थे, कि एक फ्लैंक खाली था, अब वो फ्लैंक पे भी नेटो डिप्लॉयमेंट हो गई है। तो ये दूसरा फ्रंट था, ये भी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक बन गया है। और यूक्रेन के पास जो उनके अपने वेपन्स हैं, अपने वेपन्स तकरीबन फिनिश्ड हैं। और रशिया ने जो ईस्टर्न यूक्रेन का रीजन है, जैसे हालांकि उसने कीव पे भी बहुत हमले किए हैं, बट सूमी से नीचे आते हैं ये खार्किव, अपना डोनेस्क, लुहांस्क, फिर आपके ज़ैपोरिजिया, खार्किव बोल दिया मैंने, एंड ये नीचे जो आते हैं यहाँ तक क्राइमिया तक, ये सारा उनके कब्जे में है। अब रशिया बार बार धमकी दे रहा है वेस्ट को कि यूक्रेन को आम मत करिए। यूक्रेन उनसे मांग रहा है, अभी नेटो समिट हुई तो वहाँ पे सारे नेटो के कंट्रीज़ शामिल थे, जेलेंस्की भी वहाँ गए, उनको बड़ी उम्मीद थी कि नेटो वाले उनकी मदद करेंगे या उनको नेटो में शामिल कर लेंगे। तो नेटो वालों ने किया कुछ नहीं, हालांकि उनको भी समझते हैं कि रशिया को उकसाना गलत है, उनकी असेसमेंट भी सही है, तो वो भी चाहते हैं किसी तरीके से इस डिस्ट्रक्शन को रोका जाए। अब उसका कारण क्या है कि न्यूक्लियर थ्रेट तो बनी हुई है, दोनों तरफ के न्यूक्लियर वेपन्स इधर भी डिप्लॉयड हैं, उधर भी डिप्लॉयड हैं। अब जो आदमी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेगा, चाहे वो एस्केलेशन लैडर के हिसाब से चले, मतलब पहले वो जैसे क्लस्टर बॉम्ब शुरू हुए हैं, फिर वो थर्मोबैरिक बॉम्ब यूज़ करेंगे, फिर कहीं पे शायद हो सकता है लो यील्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज़ करें, परंतु वो जो यूज़ करेगा
वो दुनिया में शायद यूनाइटेड नेशंस रहे ना रहे, या कल को कोई बॉडी बने, तो वो क्लंक उनके सर पे हमेशा रहेगा कि उन्होंने ये यूज़ किया था। क्योंकि लोगों ने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने क्या किया। खैर उसके इम्प्लीकेशंस भी थे, बट वो दब गए। बट आज की डेट में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ होता है तो वो नहीं होंगे। तो अब पुतिन साहब ने क्या करना है कि अगर वो न्यूक्लियर वॉर की तैयारी ना करें, क्योंकि पता नहीं ना कौन किसी को धोखा दे, तो उन्होंने ये वैगनर ग्रुप जो उनका प्राइवेट आर्मी का ग्रुप था, विच वॉज हेडेड बाई अ गाय कॉल्ड प्रेगोजिन कहते हैं कि वो पुतिन जी का शेफ था। मीन्स कि उनका बड़ा ज़बरदस्त कन्फाइडेंट आदमी है जो उस ग्रुप का हेड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो वैगनर ग्रुप बना है तो वो रशिया के शहर पे ही बना था। और अगर पुतिन की आपको हिस्ट्री पता हो, वो इंटेलिजेंस के आदमी थे और वो बाद में प्रेसिडेंट बने और पिछले 20 साल से ज़्यादा से वो राष्ट्रपति हैं। तो उनको एग्जैक्टली फौजी दिमाग की तरह से उनका काम करता है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम वैगनर ग्रुप के जो हेड थे, तो उन्होंने शुरू कर दिया, रशिया के शोगु हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया कि वो हमें हथियार नहीं दे रहे, बॉम्ब नहीं दे रहे। या चीफ ऑफ रशियन फोर्सेस हैं, उनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। इन्होंने पुतिन को गलत एडवाइस दी, इतने सारे लड़ाई में झोंक दिया, यानी क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। फिर एक दिन सडनली क्या होता है, बोलता है मैं आई एम म्यूट नहीं कर रहा हूँ, हमने लड़ाई बंद कर दी है, फ्रंट से वापस आ गए हैं, हम मॉस्को की तरफ कूच कर रहे हैं। और रोजोतोव एक जगह है, उसको कैप्चर कर लिया। और फिर ड्रामेटिकली विद इन 24 आवर्स म्यूटनी खत्म हो जाती है। बोला जाता है कि प्रेगोजिन जो है वो बेलारूस में घूम गए हैं। तो अगली बारी फिर खबर आती है कि और जो वैगनर के लड़ाके हैं उनको ऑफर दे दी गई है कि आप रशियन आर्मी ज्वाइन कर लीजिए या जो भी करना चाहें करें, ऑफर है आपके पास। तो बोलता है कि वैगनर ग्रुप खत्म हो गया है। फिर बोला वो वैगनर ग्रुप बेलारूस में चला गया। बेलारूस के प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि प्रेगोजिन बेलारूसियन लैंड पे है, जबकि अभी बाद में फिर खबर आती है कि उस म्यूटनी के तीसरे दिन, उसके 2 दिन पहले और 3 दिन बाद में वो पुतिन के साहब के साथ किसी मीटिंग में थे। ये पुतिन साहब ने खुद एडमिट किया है। तो अब ये सारा एम्ब्रोग्लियो था क्या? अब ये सारा एम्ब्रोग्लियो प्रॉबेबली यही जो अमेरिकन्स भी यही अंदाज लगा रहे हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा अमेरिकन्स ऑलरेडी चाइना के साथ सुलह करने को तत्पर हैं। एंथनी ब्लिंकन गए, अभी येलेन जो उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं अभी कुछ दिन पहले वापस गई हैं, वो उनसे थॉ कर रहे हैं कि भाई लड़ाई मत करना किसी तरीके से, चाहे वो ताइवान के ऊपर इधर हो या यूक्रेन पे उधर हो। तो अब पुतिन साहब ने क्या किया है कि इनको ऐसा बनाया है कि जो रोसोटोव का उन्होंने सीज किया था म्यूटनी वाले दिन, और एक पार्टी मॉस्को की तरफ जा रही थी, वो रोसोटोव का सीज करके क्या मिला उनको, और वो फिर एकदम अगले दिन छोड़ भी दिया। और आज बताया जा रहा है, फोटोग्राफ्स आ रही हैं कि बेलारूस में कैंप है, वैगनर के लड़ाके हैं, बेलारूसियन आर्मी उनको ट्रेन कर रही है। तो रोसोटोव में क्या हुआ? रोसोटोव में उनका न्यूक्लियर रिएक्टर था, स्टेशन था, वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स थे। अब शायद वो सब किलोटन के जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो वैगनर आर्मीज को इक्विप कर दिया, उनकी ट्रेनिंग करती है, जो भी चल रही है बेलारूस में। ऑलरेडी बेलारूस के साथ एक, हालांकि उनका वो एलाय है, उसके साथ एक समझौता हुआ था और न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बेलारूस में तैनात किए गए हैं कि अगर यूक्रेन वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स की यूज़ करना है तो हमारे ये डिक्लेयर्ड वेपन्स है। पर अभी जो वैगनर ग्रुप के साथ है वो अनडिक्लेयर्ड वेपन्स है। लेकिन रशिया के अंदर जो 3 चीज़ें की तरफ से उसे खतरा बढ़ रहा है। यूक्रेन से युद्ध कर रहा है डायरेक्ट, नाटो उसके साथ है, यूक्रेन के साथ है, उसके साथ भी युद्ध है। अब वैगनर तीसरा बीच में आ गया। जैसे म्यूटनी का ये चला, इसको ये भी लग रहा है कि वैगनर ने एक बार अगर म्यूटनी वहाँ की है फिर हो सकती है। नहीं, मैं आपको यही एनालिसिस दे रहा हूँ, चारों सीमों से वो गिरा हुआ कि वो म्यूटनी नहीं थी, वो शायद पुतिन का ही प्लान था। अच्छा, वो म्यूटनी नहीं थी। म्यूटनी होती तो प्रेगोजिन कहाँ है, उसको क्यों नहीं पकड़ा, या किसी वैगनर ग्रुप के किसी लड़ाके को फांसी पे चढ़ाया, जेल में डाला, बल्कि उनको ऑफर दी रशिया में आ जाओ, रशियन आर्मी ज्वाइन करो। समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीज़ें अगर अब जो खुली हैं, अभी तक तो ये पहेली थी और अभी ये भी पहेली ही है, क्योंकि नेटो को पता चल गया है कि अगर हमने अभी और आर्म किया इसको यूक्रेन को तो रशिया छोड़ेगा नहीं। और बाई चांस अगर ये न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई, चाहे रशिया की तरफ से या इनकी तरफ से, तो रशिया तैयार है, नंबर 1। और दूसरा, अगर उसको फर्स्ट यूज़ भी करना है किसी वजह से, तो वो बोलेगा हमने नहीं किया, वैगनर ग्रुप ने किया। वैगनर ग्रुप इज अ प्राइवेट आर्मी, ले चलते हैं उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, लगाओ उनको वॉर क्राइम्स के ऊपर, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सवाल मेरा वही का वही रहा कि इसका प्रभाव जो है इंटरनेशनली जो हमारे भारत का प्रभाव इंडिया पे ये पड़ रहा है। एक तो चाइना स्ट्रांग हो गया जी, नंबर 1, बिकॉज चाइना अभी रशिया को एड कर रहा है, हालांकि वो भी डायरेक्टली नहीं सपोर्ट कर रहे, पर इनडायरेक्टली पूरे के पूरे उसके साथ हैं। और चाइना का प्रभाव जो है रशिया के ऊपर वो बढ़ गया है। अभी तक रशिया कंट्रोल करता था चाइना को इंडिया के फेवर में,
भाई मत करो। अगर S-400 हमें देनी थी तो वो हमें उनको पता है कि यूज़ करना चाइना के अगेंस्ट, और अमेरिका ने हमें स्पेशल उनका एक कार्डसा एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू दिस थिंग। तो वो एक्ट जो है उस पर उन्होंने इंडिया को वो किया, क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन दी कि आप पे हम ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर इंडिया के पास S-400 आएगी तो वो यूज़ तो चाइना में करेगा, और चाइना अमेरिका के अगेंस्ट है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है। अब प्रभाव इसका क्या पड़ेगा, जैसे अभी ग्रेन डील हमने बंद कर दी, अब इंटरनेशनल प्राइसेस ग्रेन्स की बढ़ जाएंगी। अब लास्ट ईयर भी जब लड़ाई शुरू हुई थी तो अफ्रीका में भुखमरी आ गई थी, वर्ल्ड ओवर ग्रेन की प्राइसेस बढ़ गई थी, और हमारे मोदी जी ने बड़े जोश में आगे बोला था कि अफ्रीका में अगर भुखमरी है, ग्रेन नहीं आ रहा, हम देते हैं, क्योंकि हमारे पास सरप्लस स्टॉक है। हमने एक कंसाइनमेंट शायद भेजी भी, परंतु फिर उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि सडनली उनको लगा कि लड़ाई चलेगी, अगर मान लो कि कहीं हम दूसरों को खिला रहे हैं, कहीं अपने खाने के लाले ना आ जाएं, इसलिए वो बंद कर दी। तो एक वो इम्पैक्ट है। दूसरा, अगर ये न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो आज जितनी भी सप्लाई चेन लोग चाइना से शिफ्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, और आज पूरा का पूरा वेस्ट इस चीज़ को मानता है। रशिया को ज़रूरत है हमारी इंडो पैसिफिक में, इवन एज एन आर्म्स दिस थिंग ऑल्सो। तो क्वाड्स को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ओवरटली क्वाड्स आज की डेट में एक नॉन मिलिट्री ट्रीटी है, बट हम जो अंडमान एक्सरसाइज करते हैं हर साल, 14 कंट्रीज़ के नेवीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, वो क्वाड के अंदर ही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ चाइना, अमेरिका हमें चाइना के अगेंस्ट ओवरटली आके ट्रुप्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेगा, ना ही हम मानना चाहते हैं, भी हम इसमें सक्षम हैं, पर हमें वेपन्स चाहिए। और अमेरिका से हमें बड़ा कुछ मिल चुका है इस वक्त, और मिलता रहेगा, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ एयर एसेट्स, न्यूक्लियर नो हाउ, स्पेस नो हाउ, तो वो सब अपने चल रहा है। तो ये सब अगर यहाँ न्यूक्लियर वॉर होती है तो इसको डेफिनेटली धक्का लगेगा, और वो हमारी जो आज हम बोल रहे हैं कि 2047 में हम एक सुपर पावर बन जाएंगे, डेवलप्ड नेशन होंगे, उसको शायद थोड़ा धक्का मिलेगा। आखिर में एक बात जाऊँ, क्या वार बंद भी होगी कभी? कैसे बंद होगी? जिस तरह से ये हालात बनते जा रहे हैं, 1 हफ्ते की बात है, 10 दिन की बात है, अब तो कुछ लग नहीं रहा है वार बंद होगी। देखिए, ये अभी नाक की बात बन गई है। अब नेटो को भी पता है कि यूक्रेन हैज़ रन आउट ऑफ एमुनिशन, रन आउट ऑफ वेपन्स। अगर वो और वेपन नहीं देंगे उसको तो कुछ नहीं होगा। मगर अगर और वेपन जो पोलैंड की तरफ से आ रहे हैं, अब ये मैंने बोला ना, बेलारूस में न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट करी है, या वैगनर के लड़ाके वहाँ ट्रेन हो रहे हैं, बेलारूस में ही क्यों? क्योंकि वो पोलैंड के पास है। पोलैंड ने भी अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी है अपने फोर्सेस की, क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है हमला जो है बेलारूस से हो, तो वो भी तैयार है। और सबको पता है कि ये खतरनाक गेम है, मगर हटने को कोई तैयार नहीं, बिकॉज जो छोड़ेगा वो मरेगा। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल एक और अगर 2 मिनट आप मुझे दें तो, अभी यूक्रेन की ये हालत क्यों हुई है? जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ था तो यूक्रेन वाज द कंट्री विच हैड द मैक्सिमम न्यूक्लियर वेपन्स, और पूरी दुनिया गई थी उनको 91 में कि आप ये न्यूक्लियर वेपन छोड़िए। बड़ी 3-4 साल तक उनके नेगोशिएशन चलती रही। 94 में शायद बुडापेस्ट एग्रीमेंट हुआ कि आप सारे न्यूक्लियर वेपन छोड़ दीजिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। रशिया ने भी बोला प्रोटेक्शन देंगे, तो किसी ने यूक्रेन की बात नहीं मानी, यूक्रेन को हुआ धोखा। तो वो उसी दिन से लड़ रहे थे बेचारे, जबकि लास्ट ईयर थोड़ी एस्केलेशन हुई ज़ेलेंस्की के आने के बाद, और जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट था वो प्रो रशिया था, तो उसको CIA ने कॉन्स्पिरेसी के तहत, पॉपुलर लीडर था, उसको निकाला। और ज़ेलेंस्की जो एक कॉमेडियन था पिक्चर में, जैसे आपने पिक्चर देखी नायक अनिल कपूर की, जो एक अच्छा चीफ मिनिस्टर बनता है, तो वो पिक्चर में अच्छा प्रेसिडेंट बना था, तो उसको पिक्चर के दम पे आके प्रेसिडेंट बना दिया, और उसने अपनी रंग दिखाने शुरू किए जहाँ आज यूक्रेन खड़ा है। वीज़ा वी नॉर्थ कोरिया, उनको भी चाइना और अमेरिका ने विड्रॉ किया, तो साउथ कोरिया वॉर के बाद, और वो नॉर्थ कोरिया, पर नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन नहीं दिए, बल्कि चाइना से लिए। अब चाइना ने थ्रू पाकिस्तान उनको दिए, परंतु आज चाहे वो बोलते हैं भुखमरी है, गरीब देश हैं, मगर न्यूक्लियर वेपन है, वो अमेरिका को आंख में आंख डाल के बात करता है वो, और कहता है तुम कर लो जो करना। और न्यूक्लियर वेपन मैंने बोला ना, अगर एक भी डेटरेंस है, आप उसको यूज़ करेंगे, पाकिस्तान शायद फिर भी रिस्ट्रेन कर ले इंडिया के, हालांकि धमकियाँ वो भी देते हैं, पर वो जो नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट है ना उनका, वो नहीं करेगा। वो एक सन की तानाशाह है, वो कुछ भी कर सकता है, और वो उसकी जो रोज़मर्रा की जो हरकतें हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए सब उससे डरते हैं। तो ये अगर यूक्रेन ने भी अपना रखा होता तो आज ये हालत नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस वार पे कंट्रोल किया जाए, और ऐसी परिस्थितियाँ ना सामने आए कि पूरा विश्व इसके आग के गोले में समेट जाए। एब्सोल्युटली। आज हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।